गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर कर रहे हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव जो मैं स्कूल में पढ़ा के आई थी आपको, उस दिन क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि जो इम्प्लांट है वो कहाँ पे लगाया जा सकता है। तो उस दिन मैंने कहा था कि मैंने अभी ध्यान नहीं दिया इस पे। इम्प्लांट जो होता है वो यहाँ पर यानी कि अपर आर्म पे इम्प्लांट किया जाता है और जो स्किन के थ्रू रिलीज होता रहता है तो उसको यूट्रस में नहीं लगाया जाता। ये क्वेश्चन था। और कॉन्ट्रासेप्टिव में एक और बात अपनी रह गई थी कि अगर कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो जाए तो क्या किया जा सकता है। अगर इम्प्लांटेशन नहीं करना तो विद इन 72 आवर्स पिल्स ली जा सकती है और आईयूडी का भी यूज किया जा सकता है। मतलब अगर कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स है या किसी का रेप केस में भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब यूज किया। पिल होती है, या तो पिल ले लो यही, और या फिर आईयूडी जो है उनका यूज किया जा सकता है। बाकी जो प्रोजेस्टेरॉन था वो मैंने आपको बता दिया कि ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है ना। और एक और बात है कि सर्वाइका का जो सर्विक्स का म्यूकस जो होता है उसको बढ़ा देते हैं। स्पर्म की जो मूवेबिलिटी होती है, स्पर्म की जो मूवेबिलिटी होती है, मोटिलिटी जो होती है, इस रेट को भी कम कर देता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, है ना। और मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, ये बात हम कर चुके हैं कि जब भी ऐसा होगा, जैसे ही पिल्स बंद करते हैं वैसे क्या होता है कि वापिस से, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जा रहा है तो यूट्रस के अंदर थिकनिंग आती जा रही है, और जैसे ही बंद करते हैं ये यूट्रस जो होता है वापस से रिमूव हो जाता है। तो पीरियड की जो ब्लीडिंग वाला पार्ट है वो आता है, लेकिन क्योंकि फीमेल की बॉडी को कंफ्यूज किया जाता है इसलिए ये पीरियड्स जो है वो आते हैं, क्योंकि यूट्रस जो होता है उसके अंदर थिकनिंग होती है, लाइन जो होती है वो थिकर होती है, लेकिन उतनी नहीं होती है जितनी कि अगर किसी को प्रेग्नेंट होना है। नॉर्मल साइकिल जो चल रहा है तो साइकिल वैसा नहीं होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव के ये एक दो पॉइंट उस दिन रह गए थे वो आज हमने क्लियर कर लिए। अब आज अपन नया नया जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे एसटीडी। थोड़ी बहुत बात अपन कर चुके थे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि जो डिजीज इंटरकोर्स यानी सेक्स के थ्रू जो डिजीज ट्रांसमिट होती है उसको एसटीडी कहते हैं। इसको एसटीआई भी बोल सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोल देते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोल दो। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। और एक नाम और है वेनेरियल डिजीज, यानी कि वीडी। वीडी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये इसका सबसे ओल्डेस्ट नेम है। वीनस, वीनस होता है, शुक्र ग्रह होता है। हमारे यहाँ भी इसको लव और सेक्स का जो गॉड होता है तो वीनस को, तो वीनस वर्ड से, क्योंकि ये लव और सेक्स के थ्रू होता है तो इसके लिए ये जो डिजीज है इनका नाम वेनरल डिजीज भी होता है। तो अब ये जो है इनके नाम हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे सिफिलिस है, दूसरा गोनोरिया है, हेपेटाइटिस बी है, लीवर को अफेक्ट करेगा ये, एड्स है। ठीक है, हर्पीज है, जेनिटल हर्पीज। नीट के अगर बेसिस पे तुम देखोगे तो तुम्हें इसको बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा कि बैक्टीरियल कौन कौन से हैं, वायरल कौन कौन से इंफेक्शन होते हैं। एनसीईआरटी अभी अपने को ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं दे रही है कि आप इसको बैक्टीरियल और वायरल डिजीज बताइए, कौन सी बैक्टीरियल है कौन सी वायरल है। तो आपको अभी ये कंफ्यूजन ट्वेल्थ बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं कि कौन सी डिजीज कौन सी है। आप एनसीईआरटी के थ्रू अगर चल रहे हो तो आपको आंसर में सिर्फ एग्जाम्पल दे रखे हैं,
कॉजेज का जो कॉजेज जिसके थ्रू होता है ना, बैक्टीरिया है कि वायरस है, जैसे एड्स है तो एड्स वायरस से होती है ना, जेनिटल हर्पीज है वायरस से होती है, हेपेटाइटिस बी है वायरस से होती है, ये ऊपर वाली है सिफिलिस है, गोनेरिया है, ये कौन किससे होती है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। तो अभी आपको और एक वो प्रोटोजोआ से भी होती है ना, ट्राइकोडर्मा से। तो ये इनका जो क्लासिफ इनके जो एग्जाम्पल्स है वो अपने लिए जरूरी है। बाकी अभी के लिए तुम्हें बोर्ड के लिए सिर्फ नाम की जरूरत है कि तुम्हें नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एसटीडी डिजीज हो गई, इनके नाम हो गए और ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए कि कौन कौन सी है। तो तुम्हारी बुक के अंदर जो जो है वो सारी लर्न करनी है तुम्हें, कौन कौन सी तुम्हारी दे रखी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनेटल हेल्पिस, एक क्लेमाइडिस है, एक जेनेटल वॉर्ड्स है, ट्राइकोमोनिसिस है जो ट्राइकोमोनास से होती है, ठीक है, प्रोटोजोआ है ये चार पांच है, वार्ड्स और लिख दो। यहाँ लिख देती हूँ मैं, जेनिटल वॉर्ड्स, ठीक है, ट्राइकोमोनासिस, ट्राइकोमोनासिस, क्लेमाइडोमाइडिस, ठीक है। ये सात आठ जो डिजीज दे रखी है ये आपको लर्न करनी है। इनमें से ये जो तीन है, इन तीन का प्रिवेंशन ही इलाज है, मतलब ये कंप्लीटली क्योर नहीं होती है, ठीक है। एड्स है, जेनिटल हेपेटाइटिस है और हेपेटाइटिस बी है, ये नहीं होती। बाकी सब का तो इलाज है अच्छे से, सबको कंप्लीटली हटाया जा सकता है, सही किया जा सकता है जो भी पेशेंट है उसको, लेकिन इनका प्रिवेंशन ही क्योर है, इनसे बचना ही पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये होती कैसे है, जैसे एड्स की बात करते हैं या हेपेटाइटिस की बात करते हैं, तो ये क्या होता है कि कोई भी इंटरनल बॉडी फ्लूइड अगर जा रहा है किसी के अंदर किसी भी थ्रू से, तो वो इन डिजीज को कॉज करता है, ठीक है। जैसे सेक्स अगर कर रहे हैं तो सीमन और सेक्स कर रहे हैं यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्स है विदाउट कॉन्डम के, यहाँ लिखती हूँ अनप्रोटेक्टेड सेक्स है विदाउट कॉन्डम, तो हो सकती है। दूसरा, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो भी बॉडी का जो फ्लूइड है वो ट्रांसमिट कर सकता है। थर्ड वन इज, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके बेबी को ट्रांसमिट हो सकती है। कोई ड्रग ले रहा है यानी कि इन्फेक्टेड इंजेक्शन है, आजकल आप लोगों ने देखा होगा जब भी इंजेक्शन लगाने जाते हैं तो इंजेक्शन को हाथों हाथ तोड़ दिया जाता है, रीयूज नहीं किया जाता है ना, वहीं डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो आप भी कभी कहीं इंजेक्शन लगवाने जाओ और कोई ऐसा डॉक्टर मिल ही जाए, जो इंजेक्शन पहले होते थे आजकल इतना इतना नहीं है, लोग बहुत अवेयर है कि इंजेक्शन है वो यूज्ड है और उसी को एक से लिया फिर दूसरे को लगा दिया फिर तीसरे को लगा दिया, तो इनके बढ़ने का चांसेस रहते हैं, ठीक है। एड्स के बारे में अपन बहुत डिटेल से बाद में, हेपेटाइटिस बी अपन बहुत जब अपना ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे कि इनके बारे में क्या है, ठीक है। ये इनके ट्रांसफ्यूजन जो है उसके लिए दे रखे हैं आपको सिम्टम। अच्छा, सिम्टम कौन कौन से हैं इनकी बात छोड़िए एड्स की, और एड्स है इसके तो बहुत सारे सिम्टम्स है कि आपका पूरा का पूरा जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो इनके अलग अलग सिम्टम्स है। बाकी जो सिफिलिस और है यानी कि नॉर्मल जिनके क्योरेबल है उन डिजीज के बारे में बात करें तो उनमें क्या होता है, उनमें हो सकता है कि कुछ डिस्चार्ज इन्फ्लेमेशन दिखाई देगा, इन्फ्लेमेशन होगा कहाँ पर, जेनिटल एरिया में, जेनिटल डिजीज है तो वहीं पे होगा, मुंह पे तो नहीं, रेडिश हो सकता है, इचिंग हो सकती है, तो ये सिम्टम्स हैं, ठीक है। कोई कोई
अनयूजुअल डिस्चार्ज निकल रहा है या कोई इन्फ्लेमेशन दिखाई दे रहा है या फिर कोई रेडिश रेडिश दिखाई दे रहा है, इचिंग हो रही है, तो इन इन डिजीज के चांसेस हो सकते हैं, एस्ट्रेट डिजीज के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन चांसेस कब होंगे, कब हो सकते हैं इनके चांसेस, जब जब कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है ना। देखिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो ऐसा नहीं कि जिस बच्चे ने सेक्स किया ही नहीं है, जिस भी पर्सन ने सेक्स नहीं किया उसको एसटीडी हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। एड्स की बात अलग है, एड्स हो सकता है क्योंकि एड्स के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज भी हो सकता है। ये मैं बात करूँ सिफिलिस की, गोनेरिया की, है ना, इनकी बात कर रही हूँ, वार्ड्स की, ये जो डिजीज है इनकी बात कर रही हूँ कि ये कब हो सकता है कि जब कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, तो इसको रोकने के प्रिवेंशन भी साथ में देखने पड़ेंगे। प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं कि एक तो कभी भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है वो अननोन के साथ और मल्टीपल सेक्स नहीं करना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स नहीं होना चाहिए, तो आपको एसटीडीज के चांसेस नहीं होंगे। सेकेंड, कोइटियस के अंदर कॉन्डोम का यूज होना चाहिए, तो आपको अनप्रोटेक्टेड सेक्स उसके होने के चांसेस नहीं है। और फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है किसी किसी को भी कि हाँ कोई सेक्स भी हुआ उसके बाद भी जेनिटल एरिया के अंदर इनमें से कुछ भी अगर आ रहा है, तो उसको डॉक्टर से या एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अगर बच्चों इनको डस्टर ले लो एक बार, अगर हम इनको लेट, मतलब अगर हमने अर्ली स्टेज के अंदर डायग्नोज करवा लिया और अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया तो अच्छी बात है। लेकिन अगर अर्ली स्टेज के अंदर डायग्नोज नहीं किया जाता और ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता, तो आगे जाके पीआईडी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, पेल्विक इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन होता है इसके अंदर, सूजन आती है इसके अंदर, इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ठीक है, यानी कि पेल्विक रीजन जो है वहां पर इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, तो अगर टाइम से नहीं इलाज लिया जाता तब ये पीआईडी में कन्वर्ट हो सकती है। अच्छा, एसटीडीज के और क्या क्या अपने इफेक्ट आते हैं, ठीक है, क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, हार्मफुल क्या क्या है इसके अंदर, कि एक तो अगर किसी लेडी को ये तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ सकते हैं। स्टिल बर्थ, यानी कि बच्चा जो है वो 20 वीक्स के बाद भी इसके मतलब अलाइव रहने के चांसेस नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा जो है वो अलाइव नहीं रहेगा। और अगर किसी फीमेल को होता है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी कहाँ होते हैं, ये इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अलावा कहीं भी इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और यूट्रस के अलावा फैलोपियन ट्यूब में हो गया तो तुम सोच सकते हो कितना ये मुश्किल हो जाएगी प्रेगनेंसी, और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। कई बार क्या होता है वुमेन्स के अंदर किसी भी तरह का एसटीडी के अंदर कोई भी तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो नहीं दिखाई देते, एसिम्प्टोमिक हो जाती है, कोई भी सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब क्या है, अब ये कैरियर हो गई है एसटीडी की। अगर अगर ये सेक्स वर्कर है तो इसमें, जैसे एड्स के मामले में से बहुत बार होता है कि जो सेक्स वर्कर होती है उनको एड्स हो जाता है और वो कैरियर होती है, क्योंकि इसके अंदर सिम्टम जो होते हैं बहुत लेट आते हैं, तब तक पता नहीं चलता। और कई बार इनमें से भी कोई भी डिजीज है जिसके सिम्टम्स फीमेल में दिखाई नहीं देते हैं, और अगर वो सेक्स वर्कर है तो उसके जो है चांसेस थोड़े कैरियर होने के कि ये बहुत सलाह देगी डिजीज को, तो ये हो सकती है। और तुम्हारे एसटीडी के अंदर कुछ नहीं दे रखा है। एक होता है एज ग्रुप, किस एज ग्रुप में होगी ये, तो ये एज ग्रुप जो होता है 15 to 24, ये बिल्कुल ऐसा होता है जिन जो बच्चे बिल्कुल अननोन होते हैं,
अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एज ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा एसटीडीज के चांसेस रहते हैं। 24 से लेकर 28 तक मोस्टली मैरिड हो जाते हैं, तो एक पार्टनर होता है सिंगल, तो उसमें चांसेस कम होते हैं। अगर अगर हम चांसेस की बात करते हैं, हम रेयर केसेस की बात नहीं कर रहे हैं कि स्ट्रेट हुआ वो, ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल बात करें कि नॉर्मली 15 to 24 से इसके जो ग्रुप आता है उनके अंदर इसके एसटीडीज के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब एक और टॉपिक है, वो भी देख लेते हैं। एक आता है इनफर्टिलिटी। अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, और हम किसी अनफर्टाइल जो कपल है, इनफर्टाइल मतलब शादी के बाद 1-2 साल तक उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, 2 साल मान लो तुम, 2 साल तक अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इनफर्टाइल है, ठीक है। अगर उन्होंने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, ठीक है, मतलब कोई कॉन्डोम यूज नहीं कर रहे हैं, किसी तरह के आईयूडी यूज नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर कंसीव नहीं कर पा रही है जो वुमन है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इनफर्टिलिटी है, यानी कि बांझ। बांझ वर्ड यूज करते हैं अपने नॉर्मली, ठीक है। और ये जो वर्ड यूज किया जाता है ये वुमेन्स के लिए यूज किया जाता है इंडियन सोसाइटी में। ये बांझ जो वर्ड है ये वुमेन्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जिसके बच्चे नहीं हो रहे उसको इंडियन सोसाइटी में वुमेन्स, क्योंकि सारा जो ब्लेम है अगर कोई इनफर्टाइल कपल है तो जो वुमन है जो वाइफ है उसी उसी पे कहा जाता है, उसी के लिए कहा जाता है कि इनके बच्चे नहीं आ रहे, इसका मतलब जो औरत जो है वो बांझ है, ठीक है, फर्टाइल नहीं है वो, उसके अंदर कोई ना कोई कमी होगी। लेकिन आज जब इतने सारे डायग्नोस सेंटर आ चुके हैं, साइंस इतनी तरक्की कर चुके हैं और मोस्टली कपल जो है वो एजुकेटेड है, तो आजकल दोनों लोग जो है वो टेस्ट करवाते हैं, और मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। मेल के अंदर हो सकता है स्पर्म जो है उसके अंदर बहुत स्पर्म काउंट कम होता हो, ए स्पर्मिया होता हो, है ना, स्पर्म जो होते हैं वो विएबल नहीं हो, ज्यादा जिंदा नहीं रह रहे हो, स्पर्म जो होते हैं मोटाइल नहीं है बहुत, ऐसा हो सकता है। सर वुमन के अंदर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ओवम का अच्छा नहीं होना, ओवम जो है ओव्यूलेशन जो है वो टाइम पे नहीं हो रहा है, या ओवम जो है उसके अंदर डिफेक्ट हो सकता है, यूट्रस जो होता है वो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है उसके अंदर। सर्विक्स जो होती है वो स्पर्म को मूवमेंट करने नहीं दे रही है, ठीक है, वही की वही इसका फैगोसाइटोसिस कर रही है, फ्रेंडली नहीं है उसके लिए, तो वही हुआ। तो ऐसे और कई बार क्या होता है कपल दोनों ही सही होते हैं, कोई किसी तरह की और कोई जेनेटियल है किसी के अंदर, रीजन क्या क्या हो सकता है, ये तो है कि कॉजेज क्या क्या है इसके, मतलब क्या क्या इनके अंदर फिजिकली क्या क्या है, और क्या हो सकता है, होता क्यों है ये इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी ऐसा हो सकता है कि या तो ड्रग का यूज जो है, आजकल के जो कपल्स हैं यूथ जो है ड्रग्स का यूज कर रही है, तो इसकी वजह से उनके स्पर्म काउंट या ओवम काउंट में, ओवम जो है उसका रिलीज होने में और डिस्टर्ब है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक होता है ये ड्रग्स, कोई भी है, अल्कोहल है, ये है, वो हो सकता है। और तुम्हारे फिजिकल है, कॉन्जेनिटल है, फिजियोलॉजिकल है, किसी की फिजियोलॉजी तो हमने पढ़ी ली कि फिजियोलॉजिकल है, ठीक है। तो इसकी कई सारी ऐसी वजह है, पहले उन्होंने किया नहीं है उसके बाद क्यों नहीं हो रहा है, ये डिस्कैरेज मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद बहुत सारी मेडिसिन जो है उन्होंने लेते रहे कि हाँ बेबी नहीं चाहिए, बाद में जो यूट्रस है वो कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या होता है इनफर्टिलिटी होती है। अब हमें क्या करना है, हमें इनको हेल्प करनी है, कोई भी ऐसा कपल है तो हमें उसको हेल्प करनी है बेबी के लिए, तो हम करेंगे आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज।
टेक्नोलॉजीज, ठीक है। मतलब हम सब कुछ आर्टिफिशियली करवा देंगे, फर्टिलाइजेशन भी करवा देंगे, इम्प्लांटेशन भी करवा देंगे, सब कुछ सब हम टेक्नोलॉजी के थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये है इनफर्टाइल जो कपल्स हैं उनका कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो पहला जो तुमने सुन रखा है वो टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है इन विवो, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन दोनों टेक्निक जो है वो अपनी आर्ट्स के अंदर इंक्लूड की जाती है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, यानी इन विट्रो यानी कि आउटसाइड ऑफ बॉडी, बॉडी के आउटसाइड जो है वो फर्टिलाइजेशन करवाना है, यानी कि एक अलग स्पेशल उनकी टेस्ट ट्यूब आती है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, अवम और स्पर्म दोनों, हो सकता है ये अवम जो है वो वाइफ का हो और कोई डोनर और ले रही हो उसका ले लिया जाए, ये स्पर्म हो सकता है हस्बैंड का हो जाए, मतलब क्या ये कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है हस्बैंड के स्पर्म जो है उनके काउंट में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई हस्बैंड के स्पर्म जो है वो इतने कहते हैं बढ़िया नहीं है जो उसको इनफैक्ट जो फर्टिलाइज कर सके, उतने पावरफुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हस्बैंड के और कोई डोनर है उनका इन विट्रो फर्टिलाइजिंग करवाएंगे हम टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब इसके ऐसे वाली नहीं होती, स्पेशल टेस्ट ट्यूब होती है, उसके अंदर क्या होता है, स्पर्म भी डाला और ओवम भी डाला और ये फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट के बाद मोरूला बनता है, तुम्हें पता है 8 सेल्स और 16 सेल का मोरूला बनता है, ठीक है। जाइगोट हमारे बन गया है, तो इनविट्रो बन गया है, यानी कि हमने टेस्ट ट्यूब भी बना लिया। अब हम जाइगोट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, ZIFT, यानी कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पे लाके जाइगोट को इम्प्लांट कर दिया जाए, तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। यहाँ पर अगर जाइगोट को ला दिया जाए तो ZIFT बनता है, जिफ्ट बन जाता है। यहाँ पे हमने इसको जाइगोट को क्या है यहाँ पे रख दिया, ठीक है। मतलब कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर हमने जाइगोट बनाया, उसकी जो भी स्टेज थी उसको यहाँ पे हमने इसको कर दिया। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यूट्रस में भी ट्रांसप्लांट इम्प्लांट कर सकती हूँ। तो ये आई है ना, IUT हो जाएगा, यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। जाइगोट का ट्रांसफर हमने कहा कहाँ कहाँ किया, यूट्रस के अंदर कर दिया, तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर हम कर किसके रहे हैं, जाइगोट यानी एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का ट्रांसफर कर रहे हैं अपन, समझ में आया। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि कोई भी हस्बैंड या वाइफ है या कोई भी डोनर है उस उनका फर्टिलाइजेशन करवा के हमने जाइगोट बना दिया। अगर मैं जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर इम्प्लांट कर दूं तो ये गिफ्ट हो जाएगा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी जाइगोट का ट्रांसफर मैंने कहाँ किया, फैलोपियन ट्यूब में कर दिया। और अगर मैंने 16 स्टेज का बना लिया है, यानी कि मैं बैठी थी लैब में कर रही थी टेस्ट ट्यूब बेबी बना रही थी, डॉक्टर हूँ, एक्सपर्ट हूँ, तो ये काम कर रही थी और अचानक से ये जो क्लीवेज है तो बहुत फटाफट होते हैं, तो जब मैंने देखा तो 16 स्टेज का मोरूला बन चुका था। तो मैंने कहा यार इसको फैलोपियन ट्यूब में क्यों ट्रांसप्लांट किया जाए, इसको कहाँ कर दो, यूट्रस में कर दो। तो इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर कर दिया एम्ब्रियो का, किसका किया, एम्ब्रियो का, ठीक है। एम्ब्रियोनल ट्रांसपोर्ट ही पढ़ रहे हैं अपन, एम्ब्रियोनल ट्रांसफर पढ़ने के हम एम्ब्रियो का ट्रांसफर कहाँ करें, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एम्ब्रियोनल ट्रांसफर, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियो का ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, फर्टिलाइजेशन करवा के एम्ब्रियो यानी कि अर्ली स्टेज का एम्ब्रियो जिसको हम जाइगोट, जाइगोट के बाद मोरूला बोल रहे हैं, उसका
जो ट्रांसप्लांट है, इम्प्लांटेशन है, वो यूट्रस में कर दिया और ट्रांसफर कर दिया। इसको हम बोल रहे हैं आई ZIFT और IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, ये एक टेक्निक होगी अपनी इन विट्रो की। कभी कभी क्या हो सकता है कि कोई जो मदर है वो कंसीव नहीं कर पा रही है। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर हो रहा है तो इन विवो हो गया। अगर कभी कभी क्या होता है, कोई मदर है जो जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है, यानी फादर और मदर के एग एवं किसी में कोई डिफिकल्टी नहीं है, यानी लेकिन जैसे ही उसका यूट्रस के अंदर आता है उसका मिसकैरेज बहुत हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि उसकी जो वॉम्ब है वो इम्प्लांटेशन के लिए और कंसीव करने के लिए प्रॉपर नहीं हो रही है। इसके अंदर क्या इम्यूनो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब उसका जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना उसको किसी और मदर के अंदर, जिसे सैरोगेट बोलते हैं, तो सैरोगेट मदर के अंदर उसके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाए, तो ये इन विवो ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट किसका हुआ? जाइगोट का ही हुआ, यानी एम्ब्रियो का हुआ। तो एम्ब्रियोनल ट्रांसपोर्ट इन विवो भी हो सकता है जब सैरोगेसी होती है। तो जो एम्ब्रियो बना, यानी कि जो जाइगोट के बाद मोरुला ब्लास्टुला बना, इसको किसी अदर वुमेन के वॉर्म के अंदर यानी कि यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए, तो इन विवो हो जाएगा ये। ठीक है, तो एम्ब्रियोनल ट्रांसफर हमने कितने पढ़े हैं? एम्ब्रियोनल ट्रांसफर हमने इन विवो भी पढ़ लिया है, इन विट्रो भी पढ़ लिया है, दोनों टाइप के हो गए। एक और है आईसी ICS करवाऊं कि दूसरा करवा देती हूँ पहले? एक होता है कि अगर ये एग है और किसी के स्पर्म काउंट बहुत कम है, तो स्पर्म जो होता है वो सीधा का सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर इंसर्ट किया जाए, समझ जाएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर सीधा इसको इंसर्ट किया जाए तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम भूल गए तो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंडक्शन। ठीक है, ICSI, नाम भूल गई थी मैं, ICSI बोलते हैं। ये स्पर्म जो है, अगर किसी के स्पर्म काउंट कम है वाइफ का, तो क्या कह रहा है कि मेरे जो स्पर्म है उसको फर्टिलाइजेशन करवाना है और वो सीधा सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर ही करवा दो। जैसे अपने टेस्ट ट्यूब बेबी में देखा था तो बहुत सारे सीमेंट डालना पड़ा था, सीमेंट के अंदर स्पर्म थे और ओवन डाले थे मैंने, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ था इन विट्रो। अब किसी के पास सीमेंट के अंदर भी बहुत कम स्पर्म है, तो उसके लिए नई टेक्निक क्या है? वो कह रहा है बच्चा तो खुद का ही चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उसका जो स्पर्म है उसको सीधा एग के अंदर यानी ओवम के अंदर सीधा इंजेक्शन लगाया जाए, तो क्या हो गया? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंजेक्शन का यूज करें तो इंजेक्शन। ठीक है, एक ये टेक्निक और है कि अगर टेस्ट बेबी ऐसे नहीं बन पा रहा है तो हम इस तरह से भी, किसी का स्पर्म काउंट कम है तो ये एक और मेथड है कि उसके खुद के उसका जो स्पर्म है उसको सीधा इंजेक्ट कर दिया जाए ओवन के अंदर। ठीक है, एक तो ये बात होगी। और हम क्या पढ़ सकते हैं इसके अंदर? गैमेट गिफ्ट। ठीक है, इसके अंदर गैमेट का जो है उसका ट्रांसफर किया जाएगा सीधा। ठीक है ना, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर करते हैं तो गैमेट का सीधा ट्रांसफर किया जाएगा। ये आई का मतलब हमेशा इंट्रा ही होगा। फैलोपियन, एफ का मतलब तुम्हें जब भी दिखे तो फैलोपियन कर देना, टी जब भी दिखे लास्ट में तो उसको ट्रांसफर कर देना। ठीक है, चाहे हमने आई गिफ्ट लिखा हो, चाहे मैंने IUT लिखा हो, चाहे मैंने ZIFT लिखा हो, जब भी तुम्हें आई दिख रहा है तो तुम उसको इंटर कर दोगे, जब भी तुम्हें टी दिख रहा है उसको ट्रांसफर कर दोगे, एफ दिख रहा है उसको फैलोपियन कर दोगे, यू दिख रहा है उसको यूट्रस करना है। तो इससे क्या होता है, तुम्हें नाम में जो गड़बड़ी है वो होगी नहीं। तो ये इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोई फीमेल है उसके अंदर ओवम जो है वो नहीं बन रहे लेकिन उसका यूट्रस बहुत सही है, तो उसको कौन गिफ्ट कर सकता है? उसको उसकी कोई फैमिली मेंबर है, कोई बहन है या कोई भी मदर वदर है, वो अपना ओवम दे सकती है। इस ओवम का ट्रांसफर कहाँ करेगी? जैसे ये कोई ओवम मिल गया इसको, इस ओवम का ट्रांसफर कहाँ कर दिया? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब जैसे फर्टिलाइजेशन होता है सेम वैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और बाकी का जो भी
आगे का इम्प्लांटेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल चलेगा। तो ये गिफ्ट इसको कहाँ से मिला, किसी भी अदर फीमेल से मिल गया। और आगे का जो प्रेगनेंसी थी वो वुमन के खुद कंसीव कर सकती है। उसके अंदर सिर्फ ये क्या था, ओम जो है वो नहीं बन रहे थे, जिनके प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे, उसको गिफ्ट मिल गया। ठीक है, गैमेट का ट्रांसफर कर दिया। गैमेट कौन से, ये। ठीक है, और अब इसके अंदर क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो रहा है, एआई, जो एआई तुम्हारी चल रही है वो वाली नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके अंदर क्या, अगेन स्पर्म काउंट जो है वो बहुत हो नहीं पा रहा है, स्पर्म काउंट कम है, सीमन जो है। तो यहाँ पे जो मेल है, यानी जो हस्बैंड जो है वो, उसका जो सीमन है उसको डायरेक्ट वेजाइना के अंदर डाल दिया जाता है। इंसेमिनेशन मतलब, इंसेमिनेशन तुमने पढ़ा क्या ना, इजैकुलेशन के बाद इंसेमिनेशन आता है। तो इजैकुलेशन के अंदर इंसेमिनेशन क्या करना है कि सीधा जो है उसके अंदर कर दिया, या फिर आईयू, आई और है। अब यहाँ पे दो आई आ गए हैं, पहले टी था ना, आईयू टी था, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर था, अब ये आईयू, ये आई आ गया, मतलब इंट्रा। इसका या तो वेजाइना में कर दो, या फिर ये कह रहा है यूट्रस के अंदर सीधा जो स्पर्म है उसका इंसेमिनेशन जो है वो कहाँ कर दो, यूट्रस के अंदर कर दो। तो फिर मेरा क्या है, खुद का बेबी हो जाएगा। ठीक है, जो सीमेन है उसकी वो कम बन रहा है, तो उसके अंदर सीधा मेथड है कि वेजाइना, और इसके अंदर सीधा आप किसी इंजेक्शन के थ्रू, किसी टेक्निक के थ्रू क्या है, आर्टिफिशियली करवा दो इंसेमिनेशन। ठीक है, और मान लो कि सैरोगेसी करनी है, सैरोगेट मदर है, तो वो अगर उसके अंदर ऐसा वो बच्चा देना चाह रही है इनको, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी डोनर है, यानी कि सैरोगेट मदर का हस्बैंड नहीं होगा डोनर, डोनर होगा जैसे कोई वाइफ है और ये हस्बैंड है। वाइफ के अंदर ना तो कंसीव कर पा रही है, ठीक है, और ना ही उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ना ही वो कंसीव कर पा रही है, ना ही उसके अंदर बच्चा जो है वो, मतलब ओवम जो है वो अच्छे बन रहे हैं। तो उसको क्या करना है, सैरोगेसी करवानी है। सैरोगेसी में क्या होता है कि अब ये जो हस्बैंड है ये इसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करे, जरूरी नहीं है, ये जो लेडी है इसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी होना जरूरी नहीं है। इसके अंदर सीधा एआई से इंसेमिनेशन करवा दिया जाएगा, यानी कि इस हस्बैंड के जो स्पर्म है वो इसके अंदर सीधे इंजेक्ट कर दिए जाएंगे इसके यूट्रस में। और अब इसका ओम आ रहा है, इसका सैरोगेट मदर का ओम आ रहा है, और इसके इस वाइफ के हस्बैंड का स्पर्म आ रहा है, और बच्चा जाइगोट बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि माँ, माँ भी यही है, सब कुछ यही है। ठीक है, और इसके अंदर ऐसा भी हो सकता था इस सैरोगेसी के अंदर, पहले मैं बता चुकी हूँ कि जो वाइफ है इनका सीधा का सीधा बेबी जो है जाइगोट बनाकर उसके बाद हम सैरोगेसी करवा सकते हैं। और अगर वाइफ चाहे, अगर वाइफ के ओवम नहीं बन रहे हैं, तो फिर वाइफ तो सैरोगेसी का एक और है कि उनको सेक्सुअल एक्टिविटीज की जरूरत नहीं, सीधा इंसेमिनेशन करवाओ, यूट्रस के अंदर सीमेन चले जाएंगे इसके, तो जो स्पर्म है वो सीधा चला जाएगा, और इसके थ्रू भी सैरोगेसी हो सकती है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन है इसका ये यूज हो सकता है, विदाउट सेक्स के सीमेन जो है वो यूट्रस के अंदर या वजाइना के अंदर पहुंचाया जाए। ये हो गया। अब कुछ नहीं है, अब ये है कि ये जो टेक्निक्स हैं आज भी लोग यूज नहीं कर रहे हैं, है ना, कई तरह के उनके भ्रांतियां होती है, बच्चा तो हो जाएगा, यहाँ नहीं तो वहां दोग लगाने से हो जाएगा, डॉक्टर के दोग लगाने से अच्छा है इसके बोल दें, उसके बोल दें, प्रसाद बोल दें, फेरी बोल दें। तो ये कुछ रिलीजियस है अपने, तो जो भी अपना सोसाइटी है वो रिलीजियस सोसाइटी है, तो इसके अंदर हमें और कई तरह के, ये जो इनफर्टिलिटी की डॉक्टर जो कर रहे हैं इन विट्रो, वहां नहीं जाके पता नहीं कितना पैसा लगेगा, अपने तो 1100, 1000, 2000, 1500, 5100 का प्रसाद बोल देते हैं, सवा मणि बोल देते हैं, उससे बच्चा हो जाएगा। तो ये भी अपने यहाँ चलता है। इसके साथ साथ एक और अच्छा जो है सोसाइटी में, हालांकि उसका बहुत कम यूज किया जाता है, वो है कि बहुत सारे ऑर्फेंड हाउसेज हैं जहाँ पर बच्चे जो अनाथ बच्चे रह रहे हैं,
उन बच्चों को अडॉप्ट कर लिया जाए, अडोप्टेशन कर लिया जाए। लेकिन इसके भी बहुत सारे रूल्स हैं। ऐसे कोई दो कपल पहुंच जाए कि हम इनफर्टाइल हैं और हमें ऐसा बेबी दे दो, तो इतना आसानी से नहीं मिलता है। उसके कई रूल्स और रेगुलेशंस हैं, है ना। उन रूल्स और रेगुलेशन को देखते हुए भी ये एक अच्छा सोसाइटी के लिए एक अच्छा मैसेज है। अगर कोई भी कपल है तो तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन तैयार कर लेना चाहिए कि ऑर्फेंड जो बच्चे हैं उनके लिए आप इनफर्टाइल कपल के लिए क्या सजेस्ट करोगे, ऑर्फेंड और ये जो इनविट्रो वाला, ये जो अपना आर्ट्स वाले जो टेक्निक्स है। तो ऐसे क्वेश्चन तुम लोग प्रिपेयर कर लो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।